सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.वाई बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स जो है उसका आज से हम लोग मॉड्यूल 2 चालू करने वाले हैं। यानी कि जो अपना चैप्टर नंबर 6 है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, उसको आज से हम लोग चालू करेंगे, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। एंड आज हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अपना मॉड्यूल 2 चल रहा है, ग्राफ्स एंड टेबल्स वाला जो मॉड्यूल है वो चल रहा है, जिसके अंदर ये टोटल 4 चैप्टर्स है, जिसमें से चैप्टर 6 जो है हमने चालू किया है। ठीक है, तो बचे जो 3 चैप्टर्स है वो भी जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश कर देंगे एंड देन कम्युनिकेशन को चालू करेंगे। ओके, तो देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्राफ एंड डायग्राम का मतलब क्या होता है, कि ग्राफ किसे बोला जाता है, डायग्राम किसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो दो टर्म्स है, ग्राफ्स और जो ये जो डायग्राम है, इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्या कि अगर इकोनॉमिक्स में किधर लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है वो ये शो कर रहा है, या फिर ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। डायग्राम बोलो चाहे ग्राफ बोलो, एक ही मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखोगे तो डायग्राम जो है और इकोनॉमिक्स जो है थोड़े अलग अलग होते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों के बीच में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो देखो डायग्राम का मतलब होता है, देखो डायग्राम का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंसेप्ट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिलेशनशिप जब हम दो चीज़ों के बीच में दिखाते हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस दिखाते हैं, जैसे साइंस में आपने देखा होगा ना, ऐसे बायोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके प्रोसेस को हम लोग डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, फोटो बना देते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, कंसेप्ट या रिलेशनशिप जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में यानी एक फ़ोटो के रूप में, एक चित्र के रूप में बनाकर दिखाते हैं, तो ऐसे चीज़ को हम लोग डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब डायग्राम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फिर ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हम लोग मैप वैप बनाते हैं, तो वो भी एक टाइप का डायग्राम ही है। लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सोशल साइंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर जो डायग्राम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ होता है ये पार्ट है डायग्राम का। ठीक है, ग्राफ उन डायग्राम्स को कहा जाता है जो कि न्यूमेरिकल डाटा जो रहते हैं, यानी कि जो भी नंबर्स वाले डाटा होते हैं उनको दिखाते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनका जो ट्रेंड है उनको दिखाते हैं, तो उनको ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राफ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को। ठीक है, कोई नंबर्स में डाटा है। अब जैसे बायोलॉजी में नंबर्स में डाटा नहीं होते, वहाँ पे ऑर्गन का प्रोसेस दिखाया जाता है, तो वो सिर्फ एक डायग्राम है, उसे हम ग्राफ नहीं बोलेंगे। बट अगर इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जो रहते हैं सारे जितने भी डाटा रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो नंबर्स में रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर्स में डाटा रहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसका ये नंबर अगर बढ़ जाता है, मान लो इसका 3 हो जाता है, तो दूसरे वेरिएबल का मान लो वैल्यू 5 हो जाता है। तो इससे जो भी डाटा हमारे पास होता है वो सिर्फ नंबर्स में ही रहता है। तो जो भी नंबर न्यूमेरिकल डाटा होते हैं उनको प्रेजेंट करके जो हम दिखाते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, तो ऐसे जो डायग्राम होते हैं उनको हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारे जितने भी डाटा रहते हैं, जितने भी डायग्राम रहते हैं वो सबके सब ग्राफ ही रहते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ग्राफ और डायग्राम को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है ग्राफ भी बोल सकते हैं, डायग्राम भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों बात एक ही होती है। बट अगर आप लोग ब्रॉडर टर्म में देखो, नॉर्मली देखोगे, तो डायग्राम मान लो ऐसे अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं, और ये ग्राफ जो है उसका बस एक छोटा सा टाइप है ग्राफ। ठीक है, तो इतना में भी समझ आ गया होगा। ग्राफ ऑन द अदर एंड इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इंडिकेटिंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स और जो उनके ट्रेंड्स है वो दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, तो देयरफॉर वी अडॉप्ट दैट लार्ज जनरल डेफिनेशन ऑफ डायग्राम देन ऑल द ग्राफ्स आर डायग्राम। मतलब क्या कि देखो सारे जो ग्राफ्स होते हैं वो डायग्राम होते हैं, लेकिन बट नॉट ऑल डायग्राम आर ग्राफ्स, की मतलब सारे ग्राफ्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो डायग्राम मतलब एक टाइप का डायग्राम ही है, बट जितने भी डायग्राम्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो भी ग्राफ हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है। तो ग्राफ्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम जो कि न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंस जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पिक्टोरियल डिपिक्शंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल डाटा जो रहता है वो नंबर्स में ही होता है, नंबर्स के रिलेशनशिप को दिखाते, हम ट्रेंड को दिखाते। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग डायग्राम और ग्राफ को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर अगर लिखा रहेगा डायग्राम तो समझ जाना कि वो ग्राफ डायग्राम एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया, डायग्राम और ग्राफ इन इकोनॉमी इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा। कोई भी मतलब नंबरिकल डाटा है उसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट ब्रिंग आउट बेसिक ट्रेंड एंड हेल्प टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि हमको ये ट्रेंड दिखाता है कि कोई डाटा जो है वो समय के साथ ऊपर जा रहा है, एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसा है, ऊपर एक साथ जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप है।
वो सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली अ ग्राफ इज़ अ डायग्राम ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। तो अगर सिंपल और एकदम अच्छे तरीके से बताएं तो ग्राफ का मतलब वही होता है कि कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कोई भी इक्वेशन होता है जिसको हम ग्राफ की मदद से यानी एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग ग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग डायग्राम ग्राफ एंड डायग्राम्स बोलते हैं। अब देखो एक ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। एक ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो देन पढ़ते आगे। तो देखो अब यहाँ पर वापस से थोड़ा बहुत बताया गया है कि ग्राफ जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कि ग्राफ आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग जो है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझ सके वेरिएबल्स के बीच में। कि जैसे अगर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का देखें कि मतलब प्राइस एंड डिमांड का देखें तो हमको समझ आता है कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े, कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, हमारा ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमको सारी चीज़ें रिलेशनशिप उनके बीच का समझ आता है, कॉज एंड रिलेशनशिप समझ आता है कि कैसे एक कॉज की वजह से यानी प्राइस के बढ़ने से कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ग्राफ की मदद से पता चलती है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मतलब इकोनॉमिक थ्योरीज को हम समझ नहीं सकते बिना इन ग्राफ की मदद से। कि मतलब अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट और टेबल बनाकर समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ नहीं आएगी, नॉर्मल जनरल पब्लिक समझ नहीं पाएगी अगर ढेर सारा डाटा एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाएगा। बट अगर वहीं पे ग्राफ बना दिया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ चीज़ें कैसे चल रही है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपको ये समझ आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना स्टॉक मार्केट के अगर डाटा को देखो ग्राफ के रूप में तो आपको समझ आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। वहीं पे अगर आपको डाटा दे देंगे टेक्स्ट में तो नहीं समझ आएगा आपको क्या हो रही है चीज़ें। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ बनाना। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अगर इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो तो आपको ये ज़रूरी है कि आप जान सको कि कैसे एक ग्राफ को बनाया जाता है, ग्राफ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक ग्राफ को बनाने के लिए चाहिए रहती है। सबसे पहला एक वेरिएबल, कि आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए। कि आप जैसे अब कोई भी इक्वेशन कोई भी ग्राफ रहता है तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक अपना एक्स वेरिएबल होता है और एक वाई वेरिएबल्स होते हैं। तो दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए आपके पास, तो वही लिखा है। और वेरिएबल इज इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक का यूनिट होता है, कोई भी एक मतलब वैल्यू होती है जिसका जो है मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज होती जा सकती है। मतलब आज हमने एक्स की वैल्यू मान लो अभी हमने 10 लिया, तो नेक्स्ट जो यूनिट में हो सकता है एक्स की वैल्यू अब हमने 12 भी ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मतलब मान लो कि ये अब क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो होगी, तो मतलब क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। वही चीज़ इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, की मतलब दो रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स भी तो होने चाहिए। एक वेरिएबल कौन सा होता है, तो एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, की जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट को अफेक्ट करते हैं। कि अगर इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से अगर मान लो बढ़ जाता है तो डिपेंडेंट उसके हिसाब से वो भी बढ़ेगा या फिर घटेगा, जो भी रिलेशनशिप उनके बीच में रहेगा। अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो रहता है, जैसे प्राइस है तो अगर प्राइस को बढ़ जाता है तो हमारा डिमांड जो रहता है वो कम हो जाता है। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड अपना डिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जो अ, मतलब चीज़ है जो एक ग्राफ को बनाती है, वो होता है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया है कि फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप जो रहती है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसको जो दिखाता है, जो उनके रिलेशनशिप रहती है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर दिया गया है देखो, क्वांटिटी और प्राइस का दिया गया है कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मे बी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जाकर पढ़ लेना। वो चैप्टर्स के अंदर फंक्शन चैप्टर में देखोगे तो वहाँ पर आपको बताया गया अच्छे से कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रूल, ठीक है। कि मतलब क्या है फंक्शन क्या होता है, कि देखो अब जैसे यहाँ पर डिमांड एंड प्राइस का बोला गया है, कि यहाँ पे देखो प्राइस का इस तरीके से, ये जो फंक्शन है यही इसी को फंक्शन बोलते हैं। कि मतलब क्या, कि देखो अगर मान लो आप चाहते हो कि आपकी डिमांड 10 हो तो आपकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए ये आपको पता करने का है। तो यहाँ पर ये जो 50 - 3 जो है ये आपका फंक्शन है। कि अगर आप प्राइस के अंदर जो है प्राइस को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करके उसके अंदर 50 जो है वो माइनस कर दोगे तो आपको जो है ये क्वांटिटी की प्राइस मिल, मतलब ये जो 10 क्वांटिटी है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का जो रिलेशन है ये 50 और 3 का, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल और अ सेट ऑफ वेरिएबल, दिस वेरिएबल्स आर सेड टू बी फंक्शनली रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे
यहाँ पर प्राइस का जो मतलब बेसिकली यहाँ पर प्राइस जो है ये डिटरमाइन करता है कि अपनी क्वांटिटी कैसे होगी, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। अगर मान लो मैं प्राइस की वैल्यू जो है वो 3 कर देता हूँ, तो 3 के हिसाब से फिर क्वांटिटी की वैल्यू अलग आ जाएगी। जैसे 3 3 जा 9, फिर 9 में से अगर 50 माइनस करोगे तो आपके पास 41 आ जाएगा, तो आपका क्वांटिटी 41 हो जाएगा। वहीं पे अगर अब मैं प्राइस को अगर 8 कर दूंगा तो अलग वैल्यू आएगी। तो ये जो एक वेरिएबल है ये सिर्फ फंक्शनली रिलेटेड है। फंक्शनली रिलेटेड मतलब ये 50 और 3 माइनस करने, ये जो रिलेशनशिप है ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा ये, तीसरा चीज़ होता है रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है फंक्शन और एक होता है रिलेशन, ठीक है। फंक्शन और रिलेशन में क्या फ़र्क होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन का मतलब होता है जब दो वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और रिलेशन का भी मतलब यही होता है जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, कि एक के वजह से दूसरा प्राइस चेंज होता है। बट फ़र्क इतना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं प्राइस की वैल्यू को 3 कर दूँ तो यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है वो 41 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये जो क्वांटिटी की जो वैल्यू, यानी यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसकी एक ही वैल्यू आपको मिली, ठीक है, एक ही 41 ही मिली। बट अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा मतलब वेरिएबल है जिसकी एक नहीं दो वैल्यू मिल सके, ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे रहते हैं कि अगर मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 थ्रू ऐसे कुछ भी नंबर है, ओके। अब ऐसा हो सकता है, मान लो कि ये 1 की वैल्यू जो है ये सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर दो दो वैल्यू आ सकती है, ठीक है। कि अगर मान लो आप 1 को किसी एक इक्वेशन में डालोगे वैल्यू को, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू नहीं मिलेगी, दो दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहता था कि एक्स की वैल्यू आपको दो मिलती थी, एक माइनस में मिलती थी या एक प्लस में मिलती थी, ऐसे मतलब एक्स की दो दो वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें रहती है जहाँ पर आपको एक एक्स की जो वैल्यू है वो दो दो मिल जाती है, एक नहीं मिलती है, तो ऐसी चीज़ों को हम रिलेशन बोलते हैं। कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। की रिलेशन जो रहता है बिटवीन टू वेरिएबल्स मीन्स दैट फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, की मतलब एक वेरिएबल से एक्स, देयर कैन बी वन और मोर वाई वैल्यूज़। की मतलब मान लो जैसे एक्स है, तो एक्स की अगर कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, तो इसके लिए हो सकता है वाई की दो दो वैल्यू हो, ठीक है। वाई की दो दो वैल्यू हो सकती है, मान लो एक वैल्यू आती है 2 और एक आती है -3, ऐसे मतलब अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें रहता है। तो मैं भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा 10वीं 9वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, नहीं रहता था ना कि दो दो वैल्यू आती थी एक्स की, तो वही वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें जो चीज़ें चाहिए रहती है वो होती है पैरामीटर्स, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, देखो पैरामीटर का मतलब होता है, ये जैसे रहते हैं ना हम लोग, मैंने आपको बताया था एक ऑटोनोमस वेरिएबल होता है, कि मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होने पे भी वो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। जैसे हमने देखा था कंजप्शन फंक्शन में, देखा था कि मतलब अगर मान लो आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो है, ठीक है, अभी आप कुछ कमाते हैं धमाते नहीं हो, तब भी आपकी कुछ ना कुछ खर्चे तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है बिना खाए पिए रहोगे। तो ये जो कुछ वैल्यू है वाई की, जैसे वाई की मान लो वैल्यू आती है 3, तो ऐसे टाइम पर ये जो 3 है ये आपका पैरामीटर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, कि इसलिए कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है तभी इसकी कुछ ना वैल्यू है, और ये किसको, वाई एक्सिस को जो है टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है जिस जगह पर छूता है तो उसे पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वेरिएबल, ऐसे जो वैल्यूज़ रहते हैं जो कि मतलब एक्स एक्सिस को मतलब वाई एक्सिस को छूते हैं, तो उनको पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। तो अ पैरामीटर इज अ मैग्नीट्यूड दैट इज अज्यूमेड टू बी रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब क्या, कि कुछ भी हो जाए वो उतना तो रहेगा ही कम से कम। मतलब कि अगर आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो जाती है तब भी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मतलब जो है वो रहेगी, मतलब ना वो कांस्टेंट रहेगा ही, 3 रहेगा ही, ठीक है। तो देयर इज अ कन्वेंशन टू यूज लेटर लाइक ए, जैसे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं ऑटोनोमस को दिखाने के लिए, या फिर बी सी भी दिखाया जाता है रिप्रेजेंट पैरामीटर्स। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन में देख सकते हो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इसके अंदर मान लो x की वैल्यू हम लोग 0 डाल देते हैं, तो 0 2 जा 0 आ जाएगा, एंड देन तब भी आपको देखेगा कि ये जो 10 है तब भी यहाँ पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि y की तब भी वैल्यू 10 आ रही है। तो मतलब ये जो 10 वैल्यू है ये अपना पैरामीटर है, ठीक है। कि मतलब ये अपने y एक्सिस को जो है 10 पॉइंट पे छूता है, एंड देन ऐसे नीचे जाता जाता है। तो इस पॉइंट पे जो जहाँ पर ये छू रहा है इसे हम पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। कि मतलब कुछ भी वैल्यू आ जाए एक्स की, वो उतना मतलब उतना तो कम से कम रहेगा ही, उतने पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ कन्वेंशन की मतलब ये यहाँ पर ए बी सी कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा रहता है कि हमें जो रहता है मतलब जो ग्राफ रहता है उसके अंदर हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद फिफ्थ रहता है कि देखो हमारा जो ग्राफ रहता है वो उसे बनाने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप में है या नेगेटिव रिलेशनशिप में है। मतलब क्या कि जैसे रहता है ना अपना जैसे प्राइस एंड डिमांड का अगर देख ले तो देखो प्राइस और डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ रहता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में रहता है कि मतलब ये उल्टा चलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बोलेगा मैं नहीं बढ़ेगा, तब मतलब मैं घट जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, एंड अगर अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब इन लोग उल्टा ही चलते हैं, इन लोग एक साथ नहीं चलते। तो ऐसे इसको हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव रिलेशन मतलब आपको पता ही है कि दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे अपना प्राइस और सप्लाई का देखोगे कि अपना क्वांटिटी सप्लाई वाला देखोगे कि अगर प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लायर होते हैं वो अपना सप्लाई भी बढ़ा देते हैं मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो रहता है वो पॉजिटिव रिलेशन में रहते हैं, दोनों एक साथ चलते रहते हैं कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस और बढ़ गई तो डिमांड और बढ़ गई, तो ऐसे और चलते जाता है। ठीक है, तो इसे पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो व्हेन जो चेंज इन द टू वेरिएबल टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू बी पॉजिटिव और डायरेक्टली रिलेटेड। और अगर मान लो नहीं रहता है एक साथ उन लोग एक ही डायरेक्शन में उन लोग अगर चेंजेस नहीं आ रहे, उन लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो उसे फिर हम लोग नेगेटिव रिलेशन में बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल वही वाला दिया है अपना प्राइस वाला, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है एक ग्राफ को बनाने के लिए जो हमें चाहिए रहता है वो होता है स्लोप। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप का मतलब होता है किसी भी जो ग्राफ के जो लाइंस होती है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसकी स्टीपनेस कितनी है। इसकी स्टीपनेस का मतलब होता है किस तरफ झुका हुआ है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्लोप का मतलब क्या होता है कि मतलब किस तरफ कोई चीज़ झुकी हुई है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होते हैं उसके अंदर हमें स्लोप निकालने के लिए क्या करना रहता है, जैसे अभी कोई इक्वेशन देख ले, जैसे अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल टू 10 - 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये जो ग्राफ है इसके अंदर स्लोप कौन सा है, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर का जो स्लोप है वो ये -2 है। कैसे है, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू जो है बढ़ाता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू में बढ़ाता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है यानी कि नेगेटिव में है, तो मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, x की वैल्यू भी नेगेटिव में है। जैसे अगर मान लो मैं x की वैल्यू को जो है 3 कर देता हूँ तो 3 × 2 = 6, -6 आएगा, -6 में से जाएगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की, तो यहाँ पर मान लो 4 है वैल्यू। अब इसकी अगर मैं वैल्यू को 8 कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ और तो 8 6 जा कितना आएगा, 8 6 जा फिर उसके बाद 8 6 जा 48 आएगा। फिर 48 में से अगर 10 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में उल्टा चला जाएगा, तो यहाँ पर और नीचे चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो रहेगा अपोजिट में चलेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर आप सिर्फ -2 से पता कर सकते हो कि ये जो ग्राफ रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में रहेगा। अगर इसी के बदले में अगर यहाँ पर +2 रहता तो ऐसा हो जाता कि अगर 3 रहता 3 2 = 6 और 6 + 10 अगर करेंगे तो वहाँ पर 16 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर ग्राफ जाते जाता जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी जो ग्राफ रहता है उसका जो ये जो लाइन होता है, ये जो कर्व होता है, ये किस तरफ झुका हुआ है और कितना झुका हुआ है उसको ये स्लोप बताता है। जैसे ये -2 हमको बता रहा है कि ये जो है ये ऊपर की तरफ, मतलब जैसे -2 है तो ये नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे नीचे की तरफ स्लोप जाएगा, अपना लाइन जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव रिलेशन में रहेगा। वहीं पे अगर +2 रहता तो हमको पता चलता ये कि मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो नंबर है -2 ये भी हमको ये बताता है कि ये कितना घूमेगा, मतलब कितना नीचे रहेगा, यानी कि दुगना घूमेगा, 2 टाइम्स घूमेगा, कि मतलब ये सारी चीज़ें बताता है। तो स्लोप का मतलब यही होता है कि जो लाइन ऑफ जो कर्व्स होते हैं वो किस तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, किस तरफ स्टेप है कि किस तरफ झुके हुए, जैसे इस तरफ से या ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन द वर्टिकल एक्सिस टू द चेंज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आप मान लो चाहते हो कि आप किसी भी चीज़, कोई भी वेरिएबल है, मतलब कोई भी ग्राफ है, अगर उसका चाहते हो स्कोप निकालना, ठीक है, मतलब स्लोप निकालना, तो उसका स्लोप निकालने का एक बेसिकली एक अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू, अपना स्लोप का फॉर्मूला रहता है। वैसे तो स्लोप को स्लोप नहीं लिखते, एम लिखते हैं। तो एम का वैल्यू, अगर एम को स्लोप बोला जाता है, तो इसको वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है कि अगर मान लो कि पहले एक्स वाई की वैल्यू कुछ इतनी थी, ठीक है, मान लो इतनी थी, और अब वाई की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, और पहले जो x की वैल्यू थी, मतलब पहले जो x की वैल्यू थी वो इतनी थी और अब x की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मतलब नेगेटिव रिलेशन। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये जो
चेंज इन वाई जो है, चेंज इन वाई उसको डिवाइड कर देते हैं चेंज इन एक्स से। तो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपको मिल जाता है अपना स्लोप, कि स्लोप कितना है, ठीक है। तो स्लोप पता चल जाता है आपको कि अगर जैसे यहाँ पर मान लो पहले 4 था अब 3 हो गया, और यहाँ पर पहले 3 था अब 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 का है तो आपको स्लोप पता चल जाएगा कि स्लोप कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मे भी आपको पता होगा नहीं पता होगा। देखो वैसे वैसे तो मैंने बताया था आपको, फिर भी आपको याद नहीं होगा, फिर भी बता देता हूँ एक और बार कि देखो हमारा जो ये वाई एक्सिस होता है और ये जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर देखो कि जो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो ये साइड में रहते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने वर्टिकल एक्सिस पे रहते हैं, ठीक है। और जितने भी अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक्स एक्सिस पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अपने जितने भी रहते हैं मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी अपना एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट रहते हैं और यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मतलब लॉ रहता है कि मतलब इसी तरीके से हमें लिखना चाहिए ग्राफ को, ओके। तो ये चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा ना, अब कोई ईयर वाला ग्राफ रहता है तो उसमें यहाँ पर ईयर के हिसाब से हमारे डाटा चेंज होते जाते हैं, तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहता है तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, और ये डिपेंडेंट रहता है तो जो डाटा रहता है तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो स्लोप होता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि स्लोप जो है ग्राफ को बनाने के लिए स्लोप हमें पता रहना चाहिए कि वो स्लोप उसका कितना है और किस तरीके से वो मतलब घूम रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन। अब देखो ग्राफ को बनाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ग्राफ है वो लीनियर फंक्शन है या नॉन लीनियर फंक्शन है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में बताया था अच्छे से कि क्या होता है लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है जिसका ग्राफ जो रहता है वो ऐसे स्ट्रेट बनता है, और नॉन लीनियर मतलब कि जिसका जो ग्राफ रहता है, जिसका जो लाइन रहता है, जो कर्व रहता है वो स्ट्रेट नहीं बनता है, आड़ा टेढ़ा बनता है, मतलब ऐसे गोल बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है, ऐसे मतलब अलग शेप में बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अदर देन स्ट्रेट अगर कोई भी ग्राफ बनता है तो वो नॉन लीनियर होता है, ओके। तो लीनियर फंक्शन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और जो नॉन लीनियर फंक्शन रहता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, तो इट इज कर्व्ड इन समवेयर, मतलब वो तरह घुमा हुआ रहता है, इस तरह से घुमा रहेगा, नहीं तो ऐसे घुमा रहेगा, ऐसे घुमा रहेगा, ऐसे अलग अलग शेप में बना रहेगा ग्राफ। तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि ये जो जितनी भी चीज़ें अब हमने देखी, तो एक इक्वेशन के अंदर जो हम लोग ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो यहाँ पर जैसे y इक्वल टू 10-2x बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले अपना ये जो y है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर y एक्सिस पे जो रहते हैं डिपेंडेंट वाले आते हैं, तो अपना क्योंकि ये y एक्सिस का वेरिएबल है तो यहाँ पर डिपेंडेंट ये वेरिएबल है, और ये जो x एक्सिस वाले रहते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो x एक्सिस वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो यहाँ पर ये x इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ये जो 10 है मैंने आपको बताया था, ये क्या है, पैरामीटर है, इंटरसेप्ट करता है, यहाँ पर ये पॉइंट पे रहता है, पैरामीटर है 10 पे रहता है। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्या है कि अब ये जो मतलब अपना -2 जो है ये अपना स्लोप है, ठीक है, -2 अपना स्लोप है। द इक्वेशन एक्सप्रेस अ लीनियर फंक्शन, यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्राफ मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट रहता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो एक्स के ऊपर जो वैल्यू रहती है ना, जैसे अगर मान लो इस पर 2 है तो बोलेंगे इसका हाईएस्ट जो इसका एक्सपोनेंट है वो 2 है। 3 रहेगा मतलब क्यूब में रहेगा तो बोलेंगे इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो लीनियर फंक्शन में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट रहता है वो कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो मतलब 1 रहता है तो इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो जो इक्वेशन है लीनियर फंक्शन में वो स्ट्रेट लाइन रहती है, एंड देन यहाँ पर मतलब यहाँ पर वैसे तो लिखा नहीं है, मैंने अपने से आपको बताया कि यहाँ पर जो ग्राफ रहता है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनता है, एंड देन जो लाइन रहता है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव स्लोप को, क्योंकि -2 है, इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। द स्लोप ऑफ अ लाइन ग्राफेड विल बी द सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो जो लीनियर फंक्शन होते हैं उसमें जो स्लोप होता है वो हर समय एक ही रहता है। मतलब क्या कि क्योंकि हमेशा ये एक इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक ही रेशो में जा रहा रहता है, ठीक है। बट वहीं पर नॉन लीनियर में क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लो एक पॉइंट पे आपको दिखेगा स्लोप ऊपर है, दूसरे पॉइंट में दिखेगा स्लोप नीचे है, फिर तीसरे में दिखेगा स्लोप ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ऐसे अलग अलग वहाँ पर एक मतलब एक ही स्लोप जो है वो हर जगह नहीं रहता, बट लीनियर में एक ही स्लोप हर जगह रहता है, ठीक है। तो यही बोला गया है। उसके बाद अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ और चीज़ें बताई गई है। देखो क्या लिखा है कि व्हेन लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने
जो ग्राफ रहते हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो व्हेन लीनियर इक्वेशन आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, वही वापस से वही सारी चीज़ें लिखी गई है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर डाटा दिया गया है हमारे पास, ये अगर हम लोग चाहते हैं ग्राफ को बनाना तो पहले हमारे पास डाटा रहेगा। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन अपना वही वाला इक्वेशन है। अब x की वैल्यू अगर मान लो 0 रहती है तो अपना 10, अपना जो y रहेगा वो तो 10 ही रहेगा। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 पे हमने पॉइंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर x की वैल्यू अब हम लोग 1 कर देते हैं तो जो y अपना जो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे अगर इसको 1 कर देंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, फिर -2 जो रहेगा वो 10 में से जाएगा तो 8 आ जाएगा वैल्यू। तो अब अपना जो y आएगा वो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर 2 कर दोगे तो आपका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो रहेगा सॉल्व करते करते इक्वेशन को जो है ग्राफ में से प्लॉट करते जाएंगे, हम पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे। एंड देन सारे जो पॉइंट्स जब बन जाएंगे तो उन पॉइंट्स को जोड़कर हम लोग एक लाइन को खींच देंगे, जिसको हम कर्व भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं। एंड देन हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो मतलब जो कर्व अपना जो ग्राफ रहेगा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब देखोगे तो बाय प्लॉटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑन अ ग्राफ वी कैन ड्राइव अ नेगेटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। यहाँ पर हमको ये अगर डालेंगे तो हमको एक नेगेटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व दिखता है कि नेगेटिव स्लोप में है, नीचे की तरफ है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो रहता है वो बन के तैयार हो जाता है। तो मे भी यहाँ पर आपको अब सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स देंगे वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसका PDF ले सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हो। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।